नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिकारों, कर्तव्यों, अधिकारों के प्रकार और कुछ मूल अधिकारों के बारे में जाना था। आज हम संविधान के भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। शुरुआत में आर्टिकल 12 से 13 है, ठीक। 14 से 32 जो वास्तव में मूल अधिकार से संबंधित हैं और 33 से 35 कुछ अन्य चीज़ें हैं। 12 में कुछ बताया गया है कि राज्य का मतलब क्या होगा, ठीक है। राज्य, यहाँ इस पूरे भाग में राज्य शब्द जहाँ जहाँ यूज़ किया जाएगा वहाँ पे राज्य का क्या मतलब है, ठीक है। आर्टिकल 13 बताता है कि इस देश में लागू होने वाला कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वह कानून उतना ही शून्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जितना वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। अभी मैं आपको एक केवल स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बाकी मैं ये सब डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो कोई भी कानून जो है मूल अधिकारों से ऊपर नहीं है, ये बता रहा है ये। अगली बात, आर्टिकल 14 से 32 के बीच में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। 14 से 18 समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, राइट टू लिबर्टी। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू रिलीजियस लिबर्टी। 29-30 शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, ठीक है। ये इसे आप कुछ हद तक आप संख्याओं की भी बात कर इसमें की गई है, ठीक है। 31 पहले ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये अब 300A में चला गया है संपत्ति का अधिकार, तो अब मूल अधिकार नहीं रहा है ये, ठीक है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है कि इसका मतलब ये है कि अगर इन ऊपर दिए गए 5 अधिकारों में, ठीक है, 5 तरह के अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने की वकालत करता है कि आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, ठीक है। और 5 रिटों के भी जिक्र है, आगे मैं बात इसकी करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 33 से 35 में क्या दिया है। ये आर्टिकल 33 बताता है कि किन स्थितियों में या किन व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है। जो लोग सेना से संबंधित हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से, पुलिस से, ठीक है, और इंटेलिजेंस है, स्पाई वगैरह हैं, तो उनके भी मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 34 अगर कहीं पे मार्शल लॉ या सैनिक शासन लगा है, ठीक है, तो सेना के हाथ में शासन चला जाता है। इसमें कुछ हद तक मूल अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 35 संसद को शक्ति देता है। देखिए, सामान्यतः तो मूल अधिकार खुद से ही अपने आप ही प्रवर्तनीय होते ही हैं, पर अगर किसी केस में जैसे अपराध की बात है, जैसे अस्पृश्यता की बात है, तो कहीं पर अगर कानून बनाने की ज़रूरत होगी तो संसद को अधिकार होगा कि उस संबंध में कानून बना सकता है कृत्य को अपराध बनाने के लिए, ठीक है। क्या दंड दिया जाएगा, ये सब इत्यादि विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे सामने पहला प्रश्न उठता है कि क्या मूल अधिकार आत्यंतिक हैं। आत्यंतिक का मतलब एब्सोल्यूट है कि हर स्थिति में आपको मूल अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। क्या मूल अधिकार एब्सोल्यूट आत्यंतिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगे बाहर के देशों की बात करते हैं। यूएसए में देखिए 1787 में जब संविधान लागू होता है तो नहीं, बट 1791 में बिल ऑफ राइट्स आते हैं, मूल अधिकार दिए जाते हैं। 10 जब ये दिए गए तो उसमें जो है सीमाएं नहीं लगाई गई कुछ, तो काफ़ी मिसयूज़ हुआ। तो फिर वहाँ पे एक डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर दिया जाता है, ठीक। और उसमें कहा जाता है कि सॉवरेन फंक्शन का यूज़ करने के लिए मूल अधिकारों पे नियंत्रण लगा दिया जा सकता है। सॉवरेन फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, कोई भी स्टेट जो होता है उसके 2 कार्य मुख्य होते हैं। एक होगा सॉवरेन फंक्शन, एक होगा अदर्स में, ठीक है। सॉवरेन फंक्शन में क्या है कि आपको देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको संप्रभुता बनाए रखना है, फॉरेन अफेयर्स देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। अदर्स में कुछ वेलफेयर करना हुआ, कुछ डेवलपमेंटल करना हुआ, ये अदर्स हैं, ठीक है। वेलफेयर का काम सरकार का मुख्य कार्य नहीं है। सॉवरेन फंक्शन के तौर पे यही काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, ठीक। तो सॉवरेन फंक्शन जब बनाना होगा तो मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति है। पर धीरे धीरे आजकल जो डेवलपमेंट अफेयर जो मैंने कहा अदर्स के नाम पे भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा रहा है,
सरकार की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई लिखित अधिकारों मूल अधिकारों की सूची नहीं है। वहाँ एक निगेटिव लिस्ट है कि भाई ये करना अपराध है। ये जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल आता है वो संविधान के ही बराबर आता है, तो कुछ अलग से कोई संविधान जैसी चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। तो सैद्धांतिक तौर पे फंडामेंटल राइट्स कमज़ोर लगते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर जनता जागरूक है तो वो अपने मूल अधिकारों को प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकती है, तो काफ़ी राइट्स मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, जहाँ के हमें तो देखिए अपने यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, सीमाएँ हैं। अब सीमाएँ क्या हैं? कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ पे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कि भाई पूरे तरीके से गए हो, और कुछ स्थिति सस्पेंड, कुछ स्थिति कुछ समय तक, मतलब टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है, कुछ समय तक निलंबित किया जा सकता है। कुछ स्थिति में सीमित किया जा सकता है कि हाँ कुछ फला अधिकारों को हम उनको लिमिटेशन कर सकते हैं, ठीक, लिमिट करेंगे। अब बात करते हैं अलग अलग चीज़ों की, कहाँ पे निलंबित किया जा रहा है, कहाँ पे सस्पेंशन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले सस्पेंशन देखते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात की गई है। ये संसद द्वारा जब होगा मार्शल लॉ लगाया जाएगा, फिर पीछे देगा, अस्थायी तौर पे सस्पेंड किए जाएंगे। फिर कुछ आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, 352, 56, 60 में बात की गई इमरजेंसी की। तो कुछ स्थितियों में मूल अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं। हाँ, ये रहे आपके सस्पेंड होने के बाद। अब लिमिटेशन कहाँ लगाई गई हैं? पहली बात तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ संविधान कुछ अनुच्छेदों के आगे ही दिए गए थे। आर्टिकल 19 में जो है आपके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वगैरह की बात की गई है, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है उसी अनुच्छेद में ही। जैसे आर्टिकल 25 में भी मेंशन्ड है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में। आर्टिकल 31 में दिए गए हैं लिमिटेशन A, B, C के माध्यम से, और आर्टिकल 33 में दिया गया है कि संसद द्वारा सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के पिक्चर इनके अधिकारों को सीमित किया जाएगा। और ऐसे ही संविधान संशोधन के माध्यम से भी इन्हें सीमित किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो दिए गए हैं अनुच्छेदों में। ये आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की जाती है। आर्टिकल 19(1)(a) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वाकई वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है आर्टिकल 19(1)(a) जो इसमें है, ऐसे 19(1) में जो अधिकार बताए गए हैं, तो 19(2) में ऐसे 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं जिनके आधार पे इन पे सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ऐसे आगे भी जो हैं उनमें भी आगे 19(3), 19(4) ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, ठीक है। 19(1) में अधिकार दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 में रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं, ठीक। अब आगे जो है देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें भी कुछ ऐसे 5 सीमाएँ लगभग बताई गई हैं। अब अगली चीज़ देखते हैं अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में देखिए मूल संविधान में, इसकी बात अभी मैंने की थी कि मूल संविधान में देखिए अनुच्छेद 31 1 और 2 होते थे, ठीक है। इसमें संपत्ति की अधिकार थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, 31A और B जोड़े जाते हैं। फिर 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 31C जोड़ा जाता है, 42वें से 31D जोड़ा जाता है, 43वें से 31D को हटा दिया जाता है, 44वें से 31 1 और 2 हटाए गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में बचे गए हैं 31A, B, C। अब मैं इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखिए ओरिजिनली हमारे पास 31 1 2 थे, पर सब जोड़ते हटाते अब हमारे पास 31 1 2 जो ओरिजिनली संविधान में था, कुछ आर्टिकल 31 में ऐसा बचा नहीं है। अब हमारे पास 31A, 31B, 31C बचे हैं जो कि बाद में लाए गए हैं। 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो अब हमारे पास नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब ये थे तो इसमें कुछ स्थितियों में संपत्ति छीनने की प्रक्रिया व प्रावधान भी दिए गए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या आर्टिकल 31 के साथ हुआ क्या। देखिए सबसे पहले भूमि सुधार की बात, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके पहले आपको पता है कि रियासतें हुआ करती थी। उसके पहले जमींदारी प्रथा थी कई जगहों पे। तो या तो जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा भूमियाँ थी, और या तो रियासतों के पास, राजाओं के पास छोटे स्तर पे थे, काफ़ी भूमि थी। तो ऐसी स्थिति में एक सरकार का उसको चुनने का या आने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप संपत्ति का जो है ऐसा बंटवारा करो कि सब में समानता का एक भाव स्थापित हो। तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? तो पहले ज्योग्राफिकल लेवल पे कि आप जो है भूमि की क्वालिटी सुधार दी है, आपने जो है कुछ हद तक सिंचाई की व्यवस्था कर दी।
आर्थिक तौर पे चकबंदी वगैरह कर दिया जाता है लैंड रिफॉर्म करके, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े होते जोते होती हैं उनको एक करके चकबंदी कर दी गई। पर यहाँ पे पॉलिटिकल सेंस में बात करते हैं जमींदारी उन्मूलन, तो संपत्ति का या जमीन का समतामूलक वितरण है, ठीक है, समान तौर पर राजसूची का विषय है। पर उन्होंने, नेहरू जी ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग जमींदारी उन्मूलन कानून पारित कीजिए, लेकिन जो है जो ज़्यादातर राज्य थे वहाँ पे काफ़ी हद तक जमींदारों का प्रतिनिधित्व था और संसद में भी काफ़ी जमींदारों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, तो पूरी तरीके अपनी शक्ति जाने के पक्ष में तो नहीं थे वो। बहरहाल बिहार राज्य में पारित हो किया गया ऐसा, ठीक है, किसी व्यक्ति को 25 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं रखनी होगी, 1 साल का समय आपको दिया गया। उसमें समस्या क्या हुई कि जमींदारों ने अपनी ज़मीन जो है अपने रिश्तेदारों को बांट दी कि ये एक आदमी के पास 25 एकड़ है, मैंने अपने बेटे को 50 है मान लीजिए, तो मैंने 25 अपने बेटे को दे दी या किसी एक और को दे दिया। ऐसे बंगाल में ऑपरेशन बरगा हुआ भूमि सुधार के लिए। बहरहाल 14, 19, 31 ये मूल अधिकार हैं आपके। 31 संपत्ति का अधिकार, आपका समानता का अधिकार, 19 अधिकार। कहा क्या उन लोगों ने, देखिए कि आर्टिकल 14 के तहत उन्होंने बोला कि भैया प्रत्येक व्यक्ति समान है, तो मेरी जमीन छीन के दूसरे क्यों दे रहे हो, ये कैसी समानता है। फिर आर्टिकल 19 में एक संपत्ति के अर्जन का अधिकार हुआ करता था, वो बाद में हटा दिया जाता है। और ऐसे ही जमीन छीनने की प्रक्रिया व क्षतिपूर्ति जो है सरकार द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि मैंने कहा था ना 31 में जो है, और ऑल्दो संपत्ति का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को छीनने की प्रक्रिया और क्षतिपूर्ति की बात भी की गई थी। पर ये जो है उचित, चूँकि आपको ज़मीन छीनी जा रही है और आपको बदले में कुछ मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 31 का भी उल्लंघन है ये। बहरहाल लोग कोर्ट गए, तो सरकार ने क्या किया कि ऐसा संविधान संशोधन ले आया और आर्टिकल 31 है और 31 भी जोड़ दिए। आर्टिकल 31 पे जो है क्या होते थे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अभी मैं बात कर रहा था ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, तो यही युक्त निर्बंधन हुआ करते थे। उन्होंने कहा अगर लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। साथ ही एक 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में कहा गया कि अगर संसद किसी भी विधि को, अभी तक तो लैंड रिफॉर्म की बात थी, कोई भी विधि संसद बनाती है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है, ठीक, वो ख़त्म हो गया उसमें। यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं किया जा सकता किसी भी फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब केवल संपत्ति की बात नहीं रह गई, तो सुप्रीम कोर्ट भाई पीछे हट गई कि लैंड रिफॉर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर है नहीं, 31 ए में ऐसा जोड़ दिया गया। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 31 ए क्या कहता है, वो तो कह दिया कि भैया कि संपत्ति के अधिकार के आधार पर हम 14, 19 को सीमित कर दिया उनने, लेकिन 31 भी अलग आगे ही बढ़ गया कि कोई भी अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया गया एनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक। आगे हम 31 की और आगे चीज़ देखिए। बहरहाल हमने जो है लिमिटेशंस की बात की थी, ऐसे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय आपात जब लगेगा, हाँ 3 तरीके के, पहले आपातकाल की बात करें तो 3 तरीके के आपात लगते हैं। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 352, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात जिसे बोलते हैं 356, 360 वित्तीय आपात। देखिए 356-60 के तहत अगर आपातकाल लग रहा है तो आपको मूल अधिकार पे कोई निर्बंधन सीमा नहीं लगेगी। आर्टिकल 352 की बात करते हैं। अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लगती है तब कुछ सीमाएं आरोपित की जाएंगी, ठीक है। उसकी अगर बात करें तो 352 में क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था पहले ये जानिए कि 352 लागू करने के 3 अधिकार थे। अगर युद्ध होता है, कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है, सेकंड यानी युद्ध, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, या आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। अगर इनके आधार पे जो है क्या बोलते हैं, कोई ये चीज़ें होती हैं, इनके आधार पे राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता था। और जैसे ही ये डिक्लेयर होगा, ठीक, तो 358 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 358 स्वतः एक्टिव हो जाएगा। 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 आपका निलंबित हो गया, यानी वाक एवं कुल में क्या अभिव्यक्ति क्षमता का अधिकार आपका चला गया। इसमें क्या है कि मतलब जब तक आपात है अस्थायी रूप से बात हो रही है। और क्या है, विशेष कंडीशन में 359 की बात है, अगर राष्ट्रपति चाहे तभी होगा ये आदेश जारी करके ये बताएगा कि भैया कौन कौन से अधिकार और निलंबित किए जा सकते हैं। 19 तो सदा ही चलेगा, 358 तुरंत एक्टिव होगा, 352 लगते ही 358 में राष्ट्रपति चाहेगा, बताएगा कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं और कब तक निलंबित रहेंगे। बहरहाल जब 1975 में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके बाद जब नई सरकार आती है तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वो कहती है कि ऐसा है कि ये वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन तो ठीक है, पर आंतरिक अशांति शब्द जो है उनने हटा लिए। उनने कहा कि सशस्त्र विद्रोह होगा, आर्म्ड रिबेलियन, तभी जो है क्या बोलते हैं
आप 352 यानी कि राष्ट्रीय आपत्ति लगा सकते हो। और सशस्त्र विद्रोह केस में देखिए, युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन में तो आपके 358 जैसा था हटने का, वो तुरंत जो एक्टिव हो जाएगा 358, 19 लंबित हो जाएगा। पर अगर सशस्त्र विद्रोह के केस में स्वतः 358 लागू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप और क्या है कि 359 लगा के आप कोई अधिकार निलंबित कर सकते हो। उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इमरजेंसी लागू क्यों गई थी। देखिए ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया क्यों, ये इमरजेंसी जो आई थी हमारे यहाँ क्यों आई थी, ये 25 जून 1975 के दरअसल हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 1971 में इंदिरा गांधी जो जीती थी राजनारायण के खिलाफ, ठीक है, वो गलत तरीके से चुनाव जीती थी और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है और 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि वो संविधान संशोधन कराती हैं और कहती हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव को चैलेंज करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट जो है इसमें डिसीजन नहीं ले सकती। हाँ, और इसे बैक डेट से लागू कराया और संविधान की 9वें अनुसूची, जैसे मैंने बताया कि नो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था थी, उसमें तब में डाल दिया गया कि आपके सुप्रीम कोर्ट के भी जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो अब देश में खूब विरोध प्रदर्शन हुए। एक स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने सुझाव दिया कि भैया आपातकाल आप लागू कर दिया आंतरिक अशांति के नाम पे। आपातकाल हुआ, कई बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। तो नई सरकार आई, 77 में चुनाव होते हैं, नई सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। उनको लगा कि आंतरिक अशांति बहुत वेग टर्म है, ठीक है, आप इस आधार पे अपनी शक्तियों का मिसयूज़ कर सकती हैं सरकारें आने वाले समय में भी। तो वो जो है क्या करती है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है और ये आंतरिक अशांति शब्द को आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस कर देती है। देखिए 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से व्यवस्था की गई कि अगर 352 राष्ट्रीय आपात के आधार क्या है, वॉर, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन, वाह्य आक्रमण, और अब क्या है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, जो कि पहले आंतरिक अशांति होती थी। 1-2 यानी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में इन दोनों के आधार पर अगर लागू हो रहा है 352, तो 358 स्वतः लागू हो जाएगा और आर्टिकल 19 लंबित हो जाएगा, ठीक। अब आर्म्ड रिबेलियन के केस में जो है इसमें स्वतः जो है नहीं होगा, आपको कहना पड़ेगा। दूसरी बात, 359 की बात थी तो राष्ट्रपति आदेश दे कि चूंकि सारे फंडामेंटल राइट्स पहले निलंबित कर सकता था, अभी भी कर सकता है, बट आर्टिकल 20-21 किसी भी स्थिति में नहीं हटाए जा सकते, समझ रहे हैं ना। 20-21 जो है कभी भी किसी आपातकाल केस में अब नहीं हटाए जा सकेंगे, ठीक है। और एक बात कि प्रधानमंत्री तानाशाही को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था की गई कि ये लागू तभी होगा, ठीक है, जब पूरी कैबिनेट हस्ताक्षर करके भेजेगी, ठीक है। संविधान में पहली बार यह जो है ये कैबिनेट शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।